This is today's the Hindu newspaper analysis session for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is the Election Commission of India does not have unfettered power. Election Commission of India से related various provisions के बारे में हम इसमें कुछ points से discuss करेंगे. The second issue is related to special intensive revision in Bihar, and the third issue is teachers in UP protest over merger of schools. And the fourth issue is related to digital divide in India. So let's discuss all the issues in detail. Why election commission wants to revise electoral rules? बिहार के अंदर इलेक्शन कमीशन इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज क्यों करना चाहता है? In this article, we will discuss various provisions and various functions of Election Commission of India. So let's discuss all the issues in detail. Article is important for GS paper 2. Why in news? Election Commission of India ordered a special intensive revision of the electoral rules in Bihar, which will be facing assembly election in November. नवंबर मंथ में बिहार स्टेट के अंदर असेंबली इलेक्शंस होने वाले हैं. इन इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR बिहार के अंदर ऑर्डर किया है. Political parties in the opposition have alleged that the SIR is aimed at disenfranchising thousands of voters in Bihar by disqualifying them on the ground that they are not citizens of India. Opposition political parties ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये फोर्सफुली बिहार के अंदर एम्प्लॉय करना चाहते हैं और इसके थ्रू वोटर्स का कहीं ना कहीं वोटिंग का जो राइट है उसको डिनाई किया जा रहा है और सिटीजन ऑफ इंडिया से रिलेटेड यहाँ पर उनका एक ब्रॉड इंक्वायरी किया जाने वाला है इस प्रोसेस के थ्रू. Petitions have been filed in the Supreme Court challenging the Election Commission of India's order. Election Commission of India का जो ये ऑर्डर है इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशंस फाइल की जा चुकी हैं. हालांकि इससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस थी या ऑर्डर था गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Election Commission of India is an autonomous constitutional body which is responsible for administering union and the state election process in India. Election Commission of India एक autonomous constitutional body है जो कि यूनियन एंड स्टेट के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस को एडमिनिस्टर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 25 जनवरी 1950. 25 जनवरी 1950 से इसका कमेंसमेंट हुआ. द सेक्रेटेरिएट ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज इन न्यू दिल्ली. इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटेरिएट है वो न्यू दिल्ली के अंदर है. इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शंस टू द लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इन द कंट्री. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराता है. It did not conduct elections to the पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द स्टेट. स्टेट के अंदर पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के लिए इलेक्शंस ये कंडक्ट नहीं कराता है. इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन सेपरेट बॉडी है. फॉर दिस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन. पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन के लिए स्टेट लेवल पर स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड? Part 15, Article 324-329. It provisions for elections and establishes a commission. कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 15 के अंदर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड प्रोविजन किए गए हैं. स्पेशली इसमें 324 से 329 तक वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं. आर्टिकल 324 सुपरिंटेंडेंट डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस टू बी वेस्टेड इन एन इलेक्शन कमीशन. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन से रिलेटेड वेरियस प्रोविजंस किए गए हैं. सच एज इलेक्शन कमीशन का ये ड्यूटी होगा कि वो इलेक्शन को सुपरिटेंडेंट करे, डायरेक्शन एंड कंट्रोल करे. आर्टिकल 325 नो पर्सन टू बी अनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल ऑन ग्राउंड ऑफ द रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स. आर्टिकल 325 के अंदर प्रोविजन किया गया है कि किसी भी पर्सन के साथ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स के बेस पर वोटिंग के मामले में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, किसी को स्पेशल राइट नहीं दिया जाएगा, किसी के राइट को यहाँ पर डिनाई नहीं किया जाएगा. आर्टिकल 326 इलेक्शंस टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज.
लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो इलेक्शन होंगे वो अडल्ट सफरेज के बेस पर होंगे, ऐसा आर्टिकल 326 के अंदर प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल 327 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो इससे रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है। आर्टिकल 328 पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शंस टू सच लेजिस्लेचर। आर्टिकल 328 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कुछ यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के लिए स्पेशल प्रोविजन किए जा सकते हैं। आर्टिकल 329 बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स। इलेक्टोरल मैटर्स पर कोर्ट बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता, ऐसा आर्टिकल 329 के अंदर प्रोविजन किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। Originally, the election commission had only one election commissioner, but after the Election Commissioner Amendment Act 1989, it was made a multi-member body. ओरिजिनली इलेक्शन कमीशन के अंदर वन इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 के बाद इसको एक मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया गया। द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर इफ एनी एज द प्रेसिडेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर एक इलेक्शन कमिश्नर होता है और कुछ इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम इनका टाइम पीरियड फिक्स कर सकता है। प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा प्रेजेंट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड है। एट द स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज हेल्ड बाय द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। स्टेट लेवल पर भी इलेक्शन कमीशन होता है, बट इसको यहाँ पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के द्वारा हेल्प किया जाता है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ कमिश्नर। कमिश्नर जो होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका टेन्योर कितने टाइम पीरियड का होता है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर अकॉर्डिंग टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करता है। They have a fixed tenure of 6 years or up to the age of 65 years whichever is earlier। इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 6 ईयर का टेन्योर होता है या फिर 65 एज जो भी अर्लियर हो जाए वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है। द सैलरी एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का जो सैलरी होगा, जो कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के जज के इक्विवेलेंट होंगे। रिमूवल प्रोसेस। इलेक्शन कमीशन member can resign anytime or can also be removed before the expiry of their term। किसी भी टाइम ये रिजाइन कर सकते हैं। The chief election commissioner can be removed from office only through a process of removal similar to that of the Supreme Court judge by Parliament, while election commissioners can only be removed on the recommendation of the chief election commissioner। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अगर रिमूविंग की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरह से इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जाता है, उसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी इम्पीचमेंट मोशन के थ्रू रिमूव किया जाएगा। बाकी अदर इलेक्शन कमिश्नर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पर ही रिमूव किया जा सकता है। What are other limitations? The Constitution has not specified the term of the members of the Election Commission। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स का टर्म कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन के मेंबर का क्वालिफिकेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाइड नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट डिबेयर्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं किया गया है कि अगर कोई कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो जाता है तो उसके लिए अपॉइंटमेंट को स्टॉप किया जाए, ऐसा भी कोई प्रोविजन नहीं है। इट मीन्स अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिटायर हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा से गवर्नमेंट के किसी पोस्ट पर अपॉइंट किया जा सकता है। व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या होता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 आउटलाइन द करंट प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स बिल 2023 के अंदर इनके अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर गिवन किया गया है।
The president appoint the chief election commissioner and the other election commissioner on the basis of the recommendation of a selection committee, which include the PM, a union cabinet minister, and the leader of opposition or leader of the largest opposition party in the Lok Sabha. चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है। इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है। सिलेक्शन कमेटी के अंदर प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ ओपोजिशन होता है। A search committee headed by the law minister propose a panel of names to the selection committee. लॉ मिनिस्टर के द्वारा हेडेड की गई एक सर्च कमेटी कुछ नेम प्रपोज करती है और इन नेम को सिलेक्शन कमेटी को गिवन किया जाता है। दिस इज PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 member बॉडी। दिस इज रॉन्ग। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल for the conduct of both general election and by-election. This statement is also wrong. Election Commission resolve the dispute relating to split merger of recognized political party. This statement is right. So correct answer is D. This is mains related question. Discuss the role of the Election Commission of India in the light of the evolution of the Model Code of Conduct. 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। In this article, we will discuss about voter roll revision in Bihar. What is Bihar's intensive revision of electoral roll? Why news? Recently, Election Commission of India has initiated a special intensive revision (SIR) of the electoral rolls in Bihar before the general elections for the legislative assembly. बिहार में नवंबर मंथ में जनरल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होने वाला है, बट इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार में इलेक्टोरल रोल के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इनिशिएट किया है। अबाउट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR. SIR is a house-to-house verification process to update electoral rolls from scratch. इलेक्टोरल रोल्स को अपडेट करने के लिए हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन प्रोसेस के तौर पर यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव्स अब टेकिंग किए जा रहे हैं। SIR का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है? टू एनरोल ऑल एलिजिबल सिटीजन्स एंड रिमूव इनएलिजिबल डुप्लीकेट फॉरेन एंट्रीज। इसका मेन एम एलिजिबल सिटीजन्स को एनरोल करना है और इनएलिजिबल डुप्लीकेट फॉरेनर्स एंट्रीज को रिमूव करना है। कंडक्टेड बाय BLO बूथ लेवल ऑफिसर्स अंडर सेक्शन 21 ऑफ RPA 1950 एंड आर्टिकल 324(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो कंडक्ट कराया जाएगा बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा RPA एक्ट 1950 के सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग एंड आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया जाना है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका? नंबर 1, इंश्योर ओनली रियल इंडियन सिटीजन्स एज 18+ आर ऑन द रोल। कोशिश ये की जाएगी कि रोल के अंदर रियल इंडियन सिटीजन जो 18+ एज के हैं उन्हें यहाँ पर इंश्योर किया जाए। नंबर 2, वीड आउट इन एलिजिबल इलीगल इमिग्रेंट्स डुप्लीकेट्स वोटर्स। इन एलिजिबल या इलीगल इमिग्रेंट्स या डुप्लीकेट वोटर्स को इस प्रोसेस के थ्रू वीड आउट किया जाएगा। नंबर 3, मेंटेन द इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल की इंटीग्रिटी एंड क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना। स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एंड इनेबल फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस प्रोसेस के थ्रू डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाएगा एंड इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी लाना होगा। इलेक्टोरल रोल कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस। इलेक्टोरल रोल का कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल बेसिस क्या है? इलेक्टोरल रोल also known as the voters list is a comprehensive list that include the name of all eligible voters in a specific jurisdiction. किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑल एलिजिबल वोटर की जो लिस्ट होती है उस लिस्ट को हम इलेक्टोरल रोल कह सकते हैं। इट लिस्ट द नेम ऑफ वोटर्स इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट और क्लास। इट इंश्योर नेचुरल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंक्लूजन एक्सक्लूजन विद ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी के साथ इसमें कैंडिडेट का इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया जाता है और नेचुरल जस्टिस इसके थ्रू इंश्योर किया जाता है। आर्टिकल 324, इलेक्शन कमीशन इज एम्पावर्ड फॉर सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल को कंट्रोल करना, उसको सुपरिंटेंडेंट करना, डायरेक्शन करने का जो मेन वर्क है आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को गिवन किया गया है। आर्टिकल 326, वोटिंग राइट फॉर एवरी सिटीजन एज 18+। 18+ एज के सभी सिटीजन्स को यहाँ पर वोटिंग राइट दिया जाता है आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग भी इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। सेक्शन 16 डिस्क्वालीफाई नॉन सिटीजन्स को डिस्क्वालीफाई किया जाता है सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग। सेक्शन 19 18 प्लस एज रिक्वायर होती है इलेक्शन वोटिंग करने के लिए। सेक्शन 20 डिफाइन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कौन होंगे उसको डिफाइन किया गया है। सेक्शन 21 इलेक्शन कमीशन में रिवाइज रूल थ्रू स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बेस पर इलेक्शन कमीशन रूल्स को रिवाइज कर सकता है। इट मीन्स बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है सेक्शन 21 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अकॉर्डिंग किया जा रहा है। वाई इज बिहार केस यूनिक? बिहार के अंदर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है वो यूनिक क्यों है? द लास्ट स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन बिहार वॉज इन 2003। इससे पहले बिहार के अंदर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो किया गया था वो 2023 में किया गया था। SIR covers door to door verification. Now every individual in Bihar must submit a form. ये जो वेरिफिकेशन किया जाएगा डोर टू डोर जाकर किया जाएगा और एवरी सिटीजन जो बिहार का सिटीजन है उसको एक फॉर्म सबमिट करना होगा। ऑल इलेक्टर्स मस्ट फिल एन इन्यूमरेशन फॉर्म। दोज एडेड आफ्टर 2003 मस्ट प्रेजेंट प्रूफ ऑफ सिटीजन्स। ऑल इलेक्टोरल्स को यहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म फिल करना होगा और 2003 के बाद जिन बंदों ने भी वोट गिवन किया है या जो एलिजिबल है उनको एक प्रूफ ऑफ सिटीजन प्रेजेंट करना होगा। द स्टेटिस्टिक्स ड्राफ्ट रोल शो 7.96 करोड़ इलेक्टर्स इन बिहार। जनवरी 1 2025 तक ड्राफ्ट रोल के अंदर 7.96 करोड़ इलेक्टर्स शो हुए हैं। 4.96 करोड़ लिस्टेड इन 2003 रोल आर ऑटोमेटिकली एलिजिबल। 2003 रोल के अकॉर्डिंग बिहार के अंदर जो वोटर्स थे वो 4.96 करोड़ थे और करंट में ये जितने भी पीपल हैं ये सभी एलिजिबल होंगे प्लस इसके 2003 के बाद जो भी एलिजिबल है वो इसमें इंक्लूड होंगे। एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट फॉर सिटीजनशिप प्रूफ। सिटीजनशिप प्रूफ के तौर पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट किए जा सकते हैं? एक्सटेड फ्रॉम 2003 इलेक्टोरल रोल बर्थ सर्टिफिकेट गिवन किया जा सकता है, पासपोर्ट गिवन किया जा सकता है, फैमिली रजिस्टर, लैंड अलॉटमेंट पेपर्स, NRC एक्सटेड पेंशन ऑर्डर्स एटसेट्रा ये सभी सबमिट किए जा सकते हैं और किसी भी सिटीजन को यहाँ पर अपना सिटीजनशिप प्रूफ गिवन किया जा सकता है। आधार इज नॉट एक्सेप्टेड एज इट डज नॉट प्रूव सिटीजनशिप। आधार एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि आधार सिटीजनशिप प्रूव नहीं करता है। वेरियस कंसर्न इससे रिलेटेड क्या क्या है? ओवर 8 करोड़ वोटर्स मस्ट फिल फॉर्म्स। 3 करोड़ नीड बर्थ सर्टिफिकेट सिटीजनशिप प्रूफ। बिहार के अंदर अबाउट 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स को ये फॉर्म फिल करना होगा। इनमें से 3 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिन्हें बर्थ सर्टिफिकेट या सिटीजनशिप प्रूफ की नीड होगी। स्टूडेंट एंड माइग्रेंट्स में भी एक्सक्लूडेड ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन गैप। डॉक्यूमेंटेशन गैप की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट एंड माइग्रेंट्स एक्सक्लूड किए जा सकते हैं। द पुअर में लैक अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट बिसाइड्स आधार। बिकॉज पुअर पीपल के पास आधार है लेकिन अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट नहीं है, उनका भी यहाँ पर वोटिंग राइट एक्सक्लूड हो सकता है। फियर ऑफ एक्सक्लूजन एरर सप्रेशन एंड ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। लोगों के अंदर फियर है, फियर मेनली एक्सक्लूजन से रिलेटेड फियर है, सप्रेशन से रिलेटेड एंड ब्यूरोक्रेटिक ओवररीच। Why यूपी गवर्नमेंट मर्जिंग वेरियस गवर्नमेंट स्कूल? यूपी गवर्नमेंट वेरियस गवर्नमेंट स्कूल को मर्जिंग करने का प्लान कर रही है। इससे रिलेटेड वेरियस क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। Why न्यूज? School teachers held protest in several districts of the UP over various issues, including merger of primary school with low student enrollment. यूपी के अंदर स्कूल टीचर्स रिसेंटली कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिकॉज यूपी गवर्नमेंट ने वेरियस डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स को मर्जिंग करने का प्लान किया है। द टीचर्स रिट्रेटेड दैट द मर्जर विल डिस्ट्रॉय द ऑलरेडी वल्नरेबल प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम इन द स्टेट। टीचर्स ने कहा है कि यूपी के अंदर ऑलरेडी प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम काफी वल्नरेबल है और अब जो मर्जिंग किया जा रहा है ये स्टेट का एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सम स्टूडेंट्स थ्रू द गार्जियन मूव्ड द इलाहाबाद हाई कोर्ट चैलेंजिंग द मर्जर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के बिफोर चैलेंज किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिसमिस देयर रिट पिटिशंस asserting that pairing of schools does not violate आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस तरह की पिटिशंस को डिसमिस किया और कहा है कि इस तरह का जो मर्जिंग किया जाता है स्कूल्स का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21A के अंडर जो राइट टू एजुकेशन मिला हुआ है उसका वायलेशन नहीं है। Why the merger addressing the challenge of low enrollment? मर्जर जो किया जा रहा है स्कूल्स का इसका क्या रीजन है? द बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट इन पेरियार बिगिन कंपाइलिंग डाटा ऑन स्कूल्स विद एक्सट्रीमली लो एनरोलमेंट। बिकॉज यूपी के गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट काफी लो है
यही वजह है कि मर्जर किया जा रहा है। द गोल इज टू मेक बेटर यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज सच एज नंबर वन स्कूल बिल्डिंग एंड क्लासरूम्स, स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इक्विपमेंट, एजुकेशनल मटेरियल्स एंड ट्रेंड फैकल्टी। यूपी में एजुकेशन के लिए जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं उसको बेटर तरीके से यूज करने के लिए मर्जिंग किया जा रहा है, सच एज स्कूल बिल्डिंग एंड क्लासरूम को बेटर तरीके से यूज करने के लिए, स्मार्ट क्लास टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इक्विपमेंट का बेटर तरीके से यूज करने के लिए। नंबर थ्री एजुकेशनल मटेरियल एंड ट्रेंड फैकल्टी का बेटर तरीके से यूज करने के लिए ये मर्जिंग को जस्टिफाई किया गया है। By merging these smaller schools with nearby institutions, the government aims to achieve more efficient use of infrastructure। इस तरह के schools का नियर बाय इंस्टीट्यूशंस के साथ जो मर्जिंग किया जा रहा है, गवर्नमेंट के इसके रिगार्डिंग वेरियस एम्स हैं, सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर का एफिशिएंट यूज इसके थ्रू अचीव किया जा सकता है, टीचर अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, एंड पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन को बेटर किया जा सकता है, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन हायर एनरोलमेंट एंड लोअर ड्रॉप आउट रेट्स। अल्टीमेटली एनरोलमेंट को हायर किया जा सकता है एंड ड्रॉप आउट रेट्स को लोअर किया जा सकता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स, इस मूव का पेरेंट की तरफ से बहुत बड़ा रेजिस्टेंस शो किया गया है। द प्लान हैज फेस्ड रेजिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स पर्टिकुलरली इन रूरल एंड रिमोट ब्लॉक्स। जिस तरह से स्कूल का मर्जिंग किया जा रहा है पेरेंट साइड से, स्पेशली रूरल एंड रिमोट ब्लॉक से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस देखा जा रहा है। मैनी पेरेंट्स आर हेजिटेंट ड्यू टू कंसर्न सच एज इंक्रीज ट्रेवल डिस्टेंस टू द न्यू स्कूल, क्रॉसिंग हाईवे और अदर अनसेफ रूट्स, इमोशनल अटैचमेंट टू नेबरहुड स्कूल। मैनी पेरेंट का कहना है कि अब जो मर्जिंग किया जाएगा न्यू स्कूल का जो डिस्टेंस होगा वो काफ़ी इंक्रीज हो सकता है, वो लार्ज डिस्टेंस हो सकता है, उसके लिए हाईवेज क्रॉस करने पड़ सकते हैं, अनसेफ रूट हो सकता है, एंड नेबरहुड स्कूल से जो चिल्ड्रन का इमोशनल अटैचमेंट होता है उससे रिलेटेड भी कंसर्न इन्होंने रेज किए हैं। कंसर्न विद मर्जर ऑफ स्कूल से रिलेटेड क्या क्या कंसर्न है? एक्टिविस्ट हैव आर्गुड दैट क्लोजर ऑफ मर्जर ऑफ स्कूल्स इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 3 एंड 8 ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। एक्टिविस्ट का ये आर्गुमेंट आया है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 3 एंड 8 का ये वायलेशन है। सेक्शन 3 प्रोवाइड टू एवरी चाइल्ड ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 years द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन इन अ नेबरहुड स्कूल टिल द कंपाइलेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के सेक्शन 3 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है 6 to 14 years के चिल्ड्रन के लिए नेबरहुड स्कूल के अंदर कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा टिल एलिमेंट्री एजुकेशन। सेक्शन 8 असाइन ड्यूटीज टू गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड इन अ नेबरहुड स्कूल। सेक्शन 8 के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी होगी कि नेबरहुड स्कूल के अंदर एवरी चाइल्ड को एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी वो प्रोवाइड कराए। इट मीन्स इन सेक्शंस के अंदर नियर बाय स्कूल की बात की जा रही है। In this lecture, we will discuss about digital divide in India. In an era of increasing digital dependence, our reliance on digital technologies grow with each passing day, fueled by the vast opportunities the virtual world presents. प्रेजेंट में हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर रिलायंस काफ़ी बढ़ चुका है और ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज वर्चुअल वर्ल्ड ने हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज गिवन की हैं। While we celebrate the digital age, we must also recognize its shadows, a division known as the digital divide. हम डिजिटल एज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें इसके कुछ शैडोज को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, सच एज डिजिटल डिवाइड से रिलेटेड वेरियस इश्यूज एंड चैलेंज को हमें ओवरकम करना होगा। व्हाट इज डिजिटल डिवाइड? The digital divide, as defined by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), pertain to the disparity among individuals, households, and businesses and geographic regions of varying socio-economic standards, affecting their access to information and communication technology and their utilization of the internet for various activities. डिजिटल डिवाइड को OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा डिफाइन किया गया है। इसके अंदर वेरियस इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड, बिजनेसेस एंड जियोग्राफिकल रीजन्स में रहने वाले पीपल के अंदर जो डिस्पेरिटी है, स्पेशली वो डिस्पेरिटी जिसने इन पीपल के इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तक एक्सेस को अफेक्ट किया है और वेरियस एक्टिविटीज के लिए इंटरनेट के यूटिलाइजेशन को अफेक्ट किया है। इस तरह से इस डिजिटल डिवाइड को मेजर किया जाता है। इम्पैक्ट ऑफ द डिजिटल डिवाइड ऑन यूथ, यूथ के ऊपर डिजिटल डिवाइड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? द डिजिटल डिवाइड हैज अ डीप इफेक्ट ऑन यंग हु आर द फ्यूचर ऑफ नेशन, बिकॉज यंग हमारा नेशन का फ्यूचर है और इनके ऊपर डीप एफर्ट पड़ता है डिजिटल डिवाइड का। नंबर हिंडर देयर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, लैक ऑफ एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्स और इनएबिलिटी टू यूज देम हिंडर्स देयर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड लिमिट्स देयर पोटेंशियल फॉर कैरियर ग्रोथ।
यूथ के ऊपर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो डिजिटल रिसोर्स तक एक्सेस का जो लैक है या फिर इनेबिलिटी है ऑपरेट करने का, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज सभी यूथ तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच नहीं पा रहा है या उन्हें ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, और इसकी वजह से उनकी जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज हैं वो हिंडर होती हैं, कैरियर ग्रोथ से रिलेटेड पोटेंशियल भी उनकी लिमिट होती है। Number 2, limited job prospect. Lack of educational opportunities can lead to a vicious cycle of reduced academic performance and a limited job prospects, perpetuating social and economic exclusion. यूथ को अगर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाएंगे तो इससे एकेडमिक परफॉर्मेंस उनका डाउन होगा, जिसकी वजह से जॉब प्रोस्पेक्ट उनके लिमिट होते हैं, और इससे सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सक्लूजन काफी हद तक इंक्रीज हो सकता है। रोल ऑफ एजुकेशन इन रिड्यूसिंग डिजिटल गैप। डिजिटल गैप को रिड्यूस करने में एजुकेशन का क्या रोल है? एजुकेशन हैव एम्पावर्ड यूथ एंड हेल्प इन क्लोजिंग द डिजिटल गैप। एजुकेशन ने यूथ को एम्पावर किया है और डिजिटल गैप को क्लोज करने में एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इन टुडेज डिजिटल लैंडस्केप, डिजिटल लिटरेसी हैव इक्वल इंपॉर्टेंस टू द ट्रेडिशनल लिटरेसी। ट्रेडिशनल लिटरेसी के साथ साथ आज डिजिटल लिटरेसी का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉम्प्लीमेंटिंग कन्वेंशनल टीचिंग मेथड्स ऑफर स्टूडेंट इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो यूथ के लिए एक इंटरेक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज। डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से वेरियस इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज लॉन्च की गई। नंबर 1 द डिजिटल इंडिया मिशन, नंबर 2 भारत नेट प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं सच एज नंबर 3 नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एंड डिजिटल साक्षरता अभियान, एंड नंबर 4 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। नंबर 5 द केरला हाई कोर्ट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल है। नंबर 1 डिजिटल इंडिया मिशन, इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट सीक टू ट्रांसफॉर्म द नेशन इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी। डिजिटल इंडिया मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो कि कंट्री के अंदर एक स्पेशल टाइप का ट्रांसफॉर्म करना चाहता है और डिजिटली सोसाइटी को एम्पावर करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इट हेल्प टू ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड एंड एनहांसिंग डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने में इसका बहुत बड़ा रोल है, साथ ही डिजिटल लिटरेसी को एनहांस करने में भी इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होगा। भारत नेट प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज द वल्नरेबिलिटी ऑफ रूरल कम्युनिटीज टू द डिजिटल डिवाइड। गवर्नमेंट लॉन्च द भारत नेट प्रोजेक्ट बिकॉज इंडिया के रूरल एरियाज में डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिजिटल डिवाइड को इसका जो गैप है उसको कम करने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। इट्स एम इज कनेक्टिंग 2.5 लाख ग्राम पंचायत विद ऑप्टिकल फाइबर इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेस। भारत नेट का जो मेन एम है वो इंडिया के अबाउट 2.5 लाख ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करना है। इसके थ्रू डिजिटल रिसोर्स तक इक्विटेबल एक्सेस इंश्योर किया जा सकता है। नंबर 3 नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन एंड डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटल साक्षरता अभियान मीन्स दिशा लॉन्च बिटवीन 2014 एंड 16। ये जो दोनों मिशन है 2014 से 16 के बिटवीन लॉन्च किए गए थे। कलेक्टिव गोल इज टू प्रोवाइडिंग डिजिटल लिटरेसी टू 52.5 लाख इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग रूरल पॉपुलेशन। इन दोनों मिशन का जो कलेक्टिव गोल है वो डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कराना है। द ट्रेनिंग अंडर दिस इनिशिएटिव पॉजिटिवली इंपैक्टेड 53.67 लाख पार्टिसिपेंट विद अबाउट 42% फ्रॉम रूरल एरियाज। इन दोनों मिशन के अंदर ट्रेनिंग भी गिवन किया जाता है और लिटरेसी डिजिटल लिटरेसी को बूस्ट किया जाता है। नंबर 4 प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा टारगेटिंग 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड 1% पर हाउस होल्ड फॉर डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी को बूस्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान स्टार्ट किया गया और इसके अंडर अबाउट 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड को टारगेट किया गया। नंबर 5 द केरला हाई कोर्ट का क्या रोल रहा है डिजिटल डिवाइड को कम करने में। इन Fahima Srin versus the state of Kerala case in 2019 declared the right to internet access as a fundamental right forming a part of the right to privacy and right to education under Article 21 of the Constitution। केरला हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर कहा कि राइट टू इंटरनेट एक्सेस एक फंडामेंटल राइट होगा, जिस तरह से राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट है। इट मीन्स केरला गवर्नमेंट ने यहाँ पर राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट के तौर पर एक्सेप्ट किया है। चैलेंजेस इन
ब्रिजिंग द डिवाइड, इस डिवाइड को ब्रिज करने के बिफोर क्या क्या चैलेंजेस हैं? नंबर वन, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशंस स्पेशली इन रूरल एरियाज कैन हिंडर एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइस। सबसे पहला जो चैलेंज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन से रिलेटेड है। स्पेशली रूरल एरियाज में डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए रूरल एरियाज में। इस वजह से इंटरनेट एंड डिजिटल डिवाइस तक एक्सेस पीपल का हिंडर हुआ है। नंबर टू, कॉस्ट ऑफ डिजिटल इक्विपमेंट एंड कनेक्टिविटी रिमेन अ बैरियर फॉर मैनी लो इनकम फैमिलीज। मैंने लो इनकम फैमिलीज के लिए आज भी सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो डिजिटल इक्विपमेंट एंड कनेक्टिविटी का कॉस्ट है, बिकॉज कॉस्ट बहुत ज्यादा है। नंबर थ्री, अ लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ डिजिटल इंक्लूजन कैन डेटर सम कम्युनिटीज फ्रॉम एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी। लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है बिकॉज वो नहीं जानते हैं कि डिजिटल के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अगर उन्हें ये बेनिफिट्स पता होंगे तो लोगों के अंदर अवेयरनेस इंक्रीज होगा। कंक्लूजन, to overcome digital divide, government and stakeholders must invest in infrastructure development, offer subsidies for digital equipment, and conduct awareness campaign to promote the advantage of the digital empowerment. डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए गवर्नमेंट और स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, डिजिटल इक्विपमेंट से रिलेटेड सब्सिडीज प्रोवाइड करें, साथ ही पीपल के अंदर अवेयरनेस कैंपेन इन्हें कंडक्ट कराना चाहिए सो दैट डिजिटल एम्पावर के एडवांटेज को प्रमोट